नमस्कार, आयोन भारत आप इस वक्त देख रहे हैं और मेरा नाम तान्या अधिकारी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी आज की बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो ने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से माफ़ करते हुए उनको पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर पद जो है दोबारा से सौंपा है। अब इसके बाद से ही जो है सवाल कई तरह के खड़े किए जा रहे हैं, आखिर उनके इस फैसले के पीछे क्या वजह है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ श्रेयस है। श्रेयस, आज नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद जो है आकाश आनंद को सौंपा गया है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इस वक्त यूपी में जो है विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और सभी पार्टियां जो है अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मायावती को हमने देखा किस तरीके से उनका डाउनफॉल हुआ। वो पहले सीएम थी, उसके बाद अब उनकी पार्टी का वर्चस्व जो है वो यूपी से हिलता जा रहा है। तो अब वो चाहती हैं किसी भरोसेमंद पर अपना विश्वास जताएं और एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करें, और यहीं पर आकाश आनंद की एंट्री होती है। हमने देखा लंबे समय से आकाश से मायावती नाराज चल रही थी। गुटबाजी के आरोप लग रहे थे आकाश के ऊपर। इसके अलावा अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा था। इसके बाद ये भी खबर आई थी कि आकाश आनंद लगातार मायावती से मिलना चाहते हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये सब चीज़ें भी खबरें आ रही थी। हालांकि ये भी लग रहा था कि जिस तरीके से दूरियां बढ़ी हैं, मायावती उन्हें माफ़ नहीं करेंगी और साथ में लेकर के नहीं आएंगी। मगर वापस से ये खबर आना कि मायावती आकाश आनंद को माफ़ कर चुकी हैं, पार्टी में एक बड़ा पद दे चुकी हैं, ये बहुत अपने आप में सवाल तो पैदा करता ही है कि अचानक से क्या हो गया मायावती को। साथ ही ये भी एक चीज़ सामने आती है कि क्या मायावती अब ये जानती हैं कि आकाश आनंद के बिना उनका कुछ होगा नहीं, क्योंकि पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है। पहले चंद्रशेखर रावण के साथ उनके नज़दीकी संबंध होने की बात सामने आ रही थी कि अब दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे और पार्टी का प्रचार करेंगे। ये भी बात कहीं ना कहीं धीरे धीरे बनती रह गई, क्योंकि अब दोबारा से ऐसा हो गया कि अब चंद्रशेखर को वो देखना भी नहीं चाहती हैं। ये भी खबर सामने आई थी। लेकिन अब आकाश आनंद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, ये चीज़ ज़रूर दिखाता है कि यूपी चुनाव को लेकर मायावती अब सीरियस हैं। वो चाहती हैं कि पार्टी का जो वर्चस्व है वो फिर से कायम हो, और उनके जो विरोधी हैं, जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ, उनका जो जलवा है इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको हिलाना बहुत मुश्किल है। वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। अखिलेश यादव का कॉम्पिटिशन मायावती अभी है नहीं, क्योंकि दोनों का वोट बैंक सेम है। हम जानते हैं कि मुसलमान और जो दलित वोट बैंक है, दोनों का वोट बैंक, सबसे बड़ा वोट बैंक इन दोनों का यही है। तो अगर सीएम योगी के सामने मायावती आएंगी और मायावती अखिलेश का वोट बैंक काटेगी, तो जाहिर सी बात है फ़ायदा सीधा योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेगा। उनका वोट शेयर बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों के वोट बैंक जो हैं वो आपस में बढ़ जाएंगे। तो ये टेंशन जो है आकाश आनंद का फिर से मायावती के साथ आना, ये सोचना पड़ेगा अब अखिलेश यादव को कि इस चीज़ को वो कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के लिए तो ये एक अच्छा मूव मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे आकाश आनंद को दोबारा से माफ़ कर दिया है, लेकिन इसका फ़ायदा मायावती को किस तरीके से होगा? क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि उन्होंने किस तरीके से परिवार के जो है उसके प्रेशर में आके, या कह लीजिए उससे इफ़ेक्ट होकर उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिस पर कि मायावती ने नाराज़गी भी जताई है। लेकिन अब क्या कारण है कि इतनी बड़ी जो है माफ़ी उनको मिल गई है? किस तरीके से उनको इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि युवा चेहरा भी है? कारण सिर्फ और सिर्फ एक ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्योंकि जाहिर सी बात है मायावती इस वक्त अपने किसी भरोसेमंद को अपने करीब रखना चाहती हैं। आकाश आनंद बहुत पहले से मायावती के साथ रहे हैं। बीच में गुटबाजी और जैसा मैंने कहा अनुशासनहीनता के आरोप उनके ऊपर लगे, लेकिन अब वो चाहती हैं कि वापस से जो है इन चीज़ों को भुला करके सीधे तौर पर, विशेष तौर पर चुनाव पर ध्यान दिया जाए और अखिलेश यादव को तो कम से कम टक्कर दे ही दी जाए। अगर योगी आदित्यनाथ तक पहुंचना मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि अब अगर वो शुरुआत करेंगी तो इस चुनाव के बाद आने वाले जो 5 साल हैं उनके पास अगले विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें कहीं ना कहीं मजबूती हासिल कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी का हाल है, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त मायावती का हाल है। वर्चस्व ज़ीरो है, वोट बैंक ज़ीरो है। फिर से अपने वोट बैंक तक रीच करना होगा, वोट बैंक तक पहुंचना होगा, और तब जाकर के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, वोट बैंक को साधना है, क्योंकि मायावती जो है वो लगातार हाशिए पर पहुंच रही है। जिस तरीके से हमने देखा है कि बसपा जो पार्टी है वो कमज़ोर हो रही है। ऐसे में कमल जो दाव उन्होंने आज नया बड़ा दाव खेला है
भतीजे को माफ़ करके उनको इतना बड़ा पद दिया है, तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि एक बड़ी चाल उन्होंने चली है, क्योंकि ये वही उनके भतीजे थे आकाश आनंद, जिनको उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब ऐसा क्या कारण, क्या कह लीजिए मुसीबत ऐसी हो गई या मजबूरी हो गई है, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल है मायावती? देखिए, मायावती राजनीति से, सक्रिय राजनीति से काफ़ी दूर हैं, और जिस तरीके से लोकसभा में, राज्यसभा में साल दर साल उनकी जो गिरावट देखने को मिली है, हालांकि अभी भी मौजूदगी है, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि 3 कोऑर्डिनेटर ऑलरेडी नेशनल लेवल पर हमारे पास बसपा में हम देख पाते हैं कि मौजूद हैं, जिसमें राजा राम और रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल हैं। लेकिन इनसे ऊपर एक सुपर चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को एक जिम्मेदारी के साथ बुलाया गया है। सब बातों पे चर्चा हुई कि उन्हें निकाला गया, और आपका सवाल है कि क्या ये रणनीतिक चाल है या फिर एक मजबूरी है। तो इसमें मैं ये समझ पाता हूँ कि चूँकि सक्रिय राजनीति में भूमिका ना के बराबर है, लगभग नदारद ही हो गई है मायावती की, ऐसे में पार्टी को जोड़े रखना सबसे बड़ी चुनौती है। राजनीति के मुहाने पर जाकर राजनीतिक मैदान में किस तरीके से जंग लड़ेंगे वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले मोर्चे को और सेना को तो तैयार कर लिया जाए। क्योंकि पार्टी में हमने देखा है, गत कई वर्षों में देखा है कि लगातार मायावती ने ऐसे फैसले लिए हैं जिसमें कई नेताओं को, न केवल आकाश आनंद को बल्कि कई नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला गया, और फिर बाद में यू टर्न लेकर के कि देखिए इन्होंने माफ़ी मांग ली है और सब कुछ ठीक हो गया है, पहले जैसा हो गया है, इनको एक बार दोबारा मौका मिलना चाहिए। जो पार्टी सूत्रों से खबर आ रही है वो ये दावा कर रहे हैं कि हमें इससे ऊर्जा मिलेगी, आगामी चुनावों में हम कमर कसकर तैयारी कर पाएंगे, और जो भी प्रतिद्वंदी सामने बनेगा और जैसे भी जाति समीकरण साधने की कोशिश होगी, हमारे साथी पत्रकार श्रेयस ने भी बताया कि यादव और दलितों का जो वोट बैंक है वो 52 या 54 करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो मतलब आधे से ज़्यादा चला जाता है। और फिर ऐसे में जो अन्य पार्टियाँ हैं, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी है, बीजेपी है, तो ऐसी पार्टियों को करारा झटका लग जाता है। हालांकि देखिए, मोदी नाम के साथ में और अपने कामों को लेकर के बीजेपी ने जनता के मन को मोहा चुनावों में, पिछले चुनावों में आपने देखा, लेकिन इस बार बीएसपी की यही सबसे बड़ी मजबूरी कह लीजिए या इसको चुनौती कह लीजिए, क्योंकि ये भविष्य तय करेगा कि उनके साथ ये क्या टैग लगाया जाएगा। लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है वो यही कि पहले अपना किला संभाला जाए, नई ऊर्जा किले में झोंकी जाए, और जो कार्यकर्ता हैं उनको सामने लाया जाए, और उसके लिए उन्होंने सही फॉर्मूला मुझे लगता है अपनाया है कि कैसे भी करके युवा चेहरों को आगे लाया जाए। और इस फहरिस्त में मुझे लगता है और भी कई नाम आगे आ सकते हैं और जिनको नई नई जिम्मेदारियाँ पार्टी में दी जा सकती हैं। बिल्कुल। मायावती ने आज एक बड़ा दाव खेल के, क्योंकि ये एक बड़ा कदम है मायावती का, क्योंकि इससे जो है जो अखिलेश यादव जैसी जो पार्टी है, या फिर कह लीजिए चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, ये पार्टियां जो है और मायावती, ये तीनों ही कह लीजिए कि दलित वोट बैंक, वोटर्स को साधने में सबसे आगे रहते हैं। और ऐसे में अगर मायावती ने ये दाव चला है, ये बड़ा कदम उठाया है, तो इससे अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों को ही एक बड़ी चुनौती कह लीजिए, या फिर उनका प्रभाव जो है में देखने को मिलेगा। अब देखना यह होगा कि मायावती के इस कदम से उनको फायदा होता है या नुकसान होता है, और दूसरी पार्टियों पर इसका कितना असर पड़ता है या कितना चैलेंज उनको मिलता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे को लेकर। आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।